Greetings, everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that I will be discussing today. So the first article is on the aspects of indigenization of defense forces. So यहाँ पर बात करेंगे indigenization मतलब क्या होता है, क्यों indigenization ज़रूरी है, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर द ईयर्स मेजर्स लिए हैं और क्या क्या मेजर्स लिए हैं ताकि इंडियन डिफेंस सेक्टर जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो इंडिपेंडेंट हो, उसके बारे में बात करेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा. सो यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायस्पोरा होता क्या है, इंडियन डायस्पोरा क्या है, इंडियन डायस्पोरा क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हम लोग ने मेजर्स लिए हैं ओवर द इयर्स ताकि इंडियन डायस्पोरा के जो इंटीग्रेशन है विद इंडियंस वो इंटीग्रेशन हम बढ़ा पाएं, और क्या क्या एस्पेक्ट्स है इंडियन डायस्पोरा के, दैट विल बी सीइंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम. सो यहाँ पर बात करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या, कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है इनटू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उस सिस्टम में जिसे हम लोग कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, उस सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हैं, अगर कोई इश्यूज है तो उसे दूर करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या है इसके पीछे का डिबेट, ऑल दोस थिंग्स इन एन कॉम्प्रिहेंसिव वे विल बी लुकिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. एंड देन द फोर्थ वन इज ऑन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट. सो यहाँ पर देखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसेंटली कंक्लूडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की क्या क्या नुआंसेस हैं, कैसे म्यूचुअली बेनिफिशियल है, ऑल दोस थिंग्स विल बी लुकिंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फिफ्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the aspects of indigenization of defense system. अब ये जो indigenization है, it has been a very long topic, in fact and consistent topic है, retreading topic है. 1999 की कारगिल वार के बाद से ही जितनी भी कमिटीज फॉर्म हुए हैं डिफेंस सेक्टर में, ज़्यादातर कमिटीज ने एक वे या दूसरे वे में उन्होंने कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंसी पे या इंडिपेंडेंट इंडिजिनाइजेशन पे फोकस डाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स बेसिक्स इटसेल्फ. So what do you mean by indigenization? Indigenization का मतलब होता है the capability of developing and producing any defense equipment within the country for dual purpose of achieving self-reliance and reducing the burden of import. That means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि आप फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट करने के बजाय अगर आप हम अपने कंट्री में ही उसे बनाएं, अपने कंट्री में ही उसके एस्पेक्ट्स को डेवलप करें, then that capability is known as indigenization. और ये जो indigenization है, it is very important. अब इसके ग्रेविटी को समझने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं. अगर आप सेल्फ रिलायंट इंडेक्स को देखें, अब ये जो इंडेक्स है ये पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि रेशियो होता है एक्चुअली, जहां पर आप इंडिजिनस कंटेंट आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस कितना है उस पर आप ध्यान देते हैं, और इसका जो वैल्यू है इंडिया का इन दी 2021 फाइनेंशियल ईयर, 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर वाज 0.3%. दैट मींस इट इज वेरी लेस. दिस इज नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ. एट द सेम टाइम अगर 2011 के कैग के रिपोर्ट में देखें तो वहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया था, जो रिपोर्ट उन्होंने पार्लियामेंट में सबमिट किया, कि हाल जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफेंस इंस्टीट्यूट्स. अब ज्यादातर जो फॉर एग्जांपल दी एलसीए तेजस जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाल बना रहा है. अब हाल जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाल जैसे जो कंपनीज हैं, उनमें 90% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है. दैट मीन्स एक ह्यूज अमाउंट, या कहे तो मोर और लेस every amount, every aspect of HAL is coming out of other countries. बाकी countries से हम import कर रहे हैं, बाकी countries के ऊपर हम dependent हैं. So we are not independent, we are not self-reliant, and we are not self-indigenous. That is why there is a huge lacuna in this field, और हमें इस lacuna को bridge up करना है. अगर आप ब्रेकडाउन की बात करें बजट ऑफ 2021 2022 की, सो यू कैन सी कि कितना स्मॉल बजट डीआरडीओ को दिया गया है. नाउ दिस डीआरडीओ इज द ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस डालता है. अब ऐसे सेक्टर जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस डालता है, जो कि मेक श्योर करता है कि आपकी जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट है, आपके पास जो कैपेबिलिटीज हैं, जो मैकेनिकल कैपेबिलिटीज है, जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज वो बढ़े, उन इंस्टीट्यूट्स को, उन एजेंसीज को आप काफी कम, काफी छोटा शेयर दे रहे हैं इन योर बजट. सो दैट इज शोइंग द इश्यूज इन द प्रायोरिटीज. सो दैट इज वाई हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज को चेंज करना है. सेम टाइम जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का एक मेजर शेयर है इन डिफेंस प्रोडक्शन, बट जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफी छोटा है. इनफैक्ट 21-22 में इट वाज 21%.
दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर्स का जो इंटेलिजेंस है, प्राइवेट सेक्टर्स का जो एप्लीकेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर्स का जो यूसेज है, दैट इज वेरी लेस। और जब तक आप प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं लाएंगे, उन्हें इनकलकेट नहीं करेंगे, आप मेन फॉल्स में नहीं लाएंगे, यू कांट एक्सेप्ट R&D, यू कांट एक्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप, यू कांट एक्सेप्ट आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज, एंड दैट इज व्हाट वी नीड एज ऑफ नाउ। और इसीलिए हमें एक चेंज लाने की जरूरत है, दैट इज द ग्रेविटी ऑफ इंडिजिनाइजेशन। अब देखते हैं व्हाई इंडिजिनाइजेशन, क्यों इंडिजिनाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। सो पहला इज द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें, सो अगर आप इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, अगर आप इंपोर्ट को कम करते हैं, सो इफ यू आर इंडिजिनाइजेशन दैट मींस आप इक्विपमेंट्स आप बाहर से नहीं खरीद रहे, आप खुद से बना रहे हैं, दैट मींस आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब इंपोर्ट नहीं करते हैं, सो यू आर रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, जो कि सऊदी अरेबिया के बाद है। इसके बावजूद भी हमारा जो बजट है, दैट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट। बट फिफ्थ लार्जेस्ट बजट होने के बावजूद भी इंडिया 60% ऑफ इट्स वेपन सिस्टम्स फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करता है। सो दैट मीन्स हमारे पास मार्केट ह्यूज है, हमारे पास डिमांड ह्यूज है। बस इस डिमांड के साथ कोप अप करने के लिए हमारे पास अपने में सप्लाई नहीं है, वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो जब हम इंपोर्ट करते हैं, सो इट इंक्रीजेस द फिस्कल डेफिसिट। तो अगर हम लोग इंपोर्ट ना करें, अगर इंडिजिनाइजेशन करें, सो विल बी रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट। सेकेंड इज द सिक्योरिटी इंपेरेटिव। जब आप खुद के टेक्नोलॉजीज बनाते हो, खुद के इनोवेशन बनाते हो, सो यू मेक श्योर कि वो टेक्नोलॉजीज, वो इनोवेशंस इंडिया के लिए एडजस्टेड हो, इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ट्यून हो। तो वहां पर बेटर रिलायंस आपको मिलता है, बेटर एफिशिएंसी मिलता है। थर्ड इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार अगर आप 20 to 25% तक रिडक्शन भी करें अपने डिफेंस रिलेटेड इंपोर्ट्स पे, प्लीज रिमेंबर इंपोर्ट्स पे, देन आप एडिशनल जॉब ऑफ अराउंड 1 लाख to 2 लाख के करीब आप बना सकते हैं। और ये जो जॉब्स होंगे, ये हाईली स्किल्ड होंगे, हाईली पेएबल जॉब्स होंगे। सो यहां पर आप हाईली स्किल्ड जॉब्स जो है बढ़ा सकते हैं ओनली बाय रिड्यूसिंग 20 to 25%. So there is a huge aspect, there is a huge conversion ratio when it comes to the indigenization. At same time, जब आप खुद से बनाते हो इंस्ट्रूमेंट्स, खुद से ही आप सब चीज असेंबल करते हो, there's a lot of nationalism, there's a lot of proudness, there's a lot of patriotism associated with that, and that is why indigenization is important. अब देखते हैं कौन से हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ का जिक्र करते हैं आज। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज ए डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, जहां पर हम लोग बाय इंडिया एंड टेक फ्रॉम इंडिया जैसे पर्सपेक्टिव्स जो है हम लोग इनकलकेट कर रहे हैं। At same time we have this portal known as e-biz portal. अभी e-biz portal क्या है? यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपको चाहिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, ताकि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर ना आए, ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो रेड टेपिज्म है उस पे प्राइवेट प्लेयर्स उनको सफर ना करना पड़े, एंड दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस हियर। सेम टाइम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एनुअल कैपेसिटी भी है, जहां पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं। देन आउटसोर्सिंग एंड वेंडर डेवलपमेंट गाइडलाइंस, तो यहां पर एक गाइडलाइंस लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर हम लोग मैंडेट कर रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आउटसोर्स करना है, और आउटसोर्सिंग जो है बढ़ाना है। और किससे आउटसोर्स करेंगे आप करेंगे एमएसएमईज को करेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स को करेंगे, और इससे R&D पे एक मेजर स्टेक आएगा। इसके सेम टाइम यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटी भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हमें एक प्रेफरेंस मिले। बाय एंड मेक इन इंडिया इज ऑलरेडी देयर इज डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आल्सो, जिसके मेक थ्रू कर रहे हैं कि हम अपने में बनाए हुए इक्विपमेंट्स को, अपने में बनाए हुए मैकेनाइज्ड एस्पेक्ट्स को हम प्रेफरेंस दे ओवर द अदर्स। वी आल्सो हैव एन स्कीम नोन एज आईडेक्स स्कीम। अब ये क्या है आईडेक्स स्कीम? सो आईडेक्स स्कीम इज एन एब्रिविएशन ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अब इस स्कीम के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज में जो स्टार्टअप कल्चर है, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, R&D है, वो हम बढ़ाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव अनदर पोर्टल नोन एज सृजन, और ये जो सृजन है, ये इंडिजिनाइजेशन पोर्टल है, जहां पर एमएसएमईज को इंडिजिनाइजेशन के लिए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं टेक्निकलिटी से, उसमें उन्हें टेक्निकल हेल्प मिलता है, दैट इज सृजन। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर द इयर्स लिए हैं। बट एट सेम टाइम काफी सारे चैलेंजेस है जिसके कारण ये फ्रूटिफाई नहीं हो पा रहा। फर्स्ट चैलेंज इज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी।
सो अगेन हमें एक परमानेंट आर्बिट्रेशन कमेटी की जरूरत है जो कि डिस्प्यूट्स को हटाएं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। जब तक हमारे पास कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होंगे, तो रेड टेपिज्म जो है वो बढ़ेगा, एंड दैट वुड prune out, that would remove any kind of innovation, that would remove any kind of incentivization for the entrepreneurs to come in. Second is the infrastructural deficit. इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स हैं, लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट हैं वो काफी हाई है, और हमें इसे रिड्यूस करना है। देन ओनली हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, देन ओनली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में बना रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे देन द प्रोडक्ट्स जो कि हम फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड वन इज दी पॉलिसी डिलेमा ऑल्सो। कैसे हम अपने प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बनाएं, कैसे हम लोग मेक श्योर करें कि इनोवेशन को भी प्रेफरेंस दे, एट द सेम टाइम हम इंडिजिटाइजेशन को प्रेफरेंस दे। सो देयर इज अ पॉलिसी डायलेमा ऑल्सो, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस में ही फैला हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे ब्यूरोक्रेसी में ही फैला हुआ है। And the fourth and the last one is a lack of institutional capacity and capability. Yes, infrastructural deficit तो है, at the same time institutional capacity जो है वो भी काफी कम है। जो policies हैं, policies बनाने की जरूरत है, एक logical conclusion लाने की जरूरत है, and that is something with which we can only bring the indigenization, with which we can bring the self-reliance of India. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspects of Indian diaspora. अब ये जो Indian diaspora है, it has been an important topic and reiterating topic, and that is why we have already covered this topic in great details in our yesterday's video, that is 10th January 2023, जहां पर diaspora first of all है क्या, क्या है सिग्निफिकेंस डायस्पोरा के, हर एक सिग्निफिकेंस को वी आर डिस्कस, कैसे डायस्पोरा डिप्लोमेसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड we have also discussed कि प्रवासी भारत दिवस क्या है. So it is very important for prelims, and that we are discussed on the 10th January news analysis. So please refer to it so that you have a very good understanding of the topic. With that, now let's move to our next article. That is on the aspects of collegium system. अभी जो collegium system है, it is a very controversial topic, it is a very contentious topic, and that is why we have again covered this topic in great details in our 9th दिसंबर वीडियो, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल की आर्टिकल 124 क्या है, दैट इज द सोर्स ऑफ दिस डिबेट। आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है, क्या क्लैरिटी की कमी है, किस किस वर्ड में क्लैरिटी की कमी है, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स क्या क्या जजमेंट सुनाए, जिसे हम लोग फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस के नाम से जानते हैं, उसमें क्या सिस्टम डेवलप हुआ है, जो सिस्टम डेवलप होके आया है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हम हटा सकते हैं। सो ऑल दिस डिबेट्स वी हैव क्लब्ड अप इन आवर 9th December वीडियो itself. So please refer to it so that you have a very good understanding of the topic. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspects of economic cooperation and trade agreement, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइंड है। अब इस एग्रीमेंट को समझने से पहले पहले आपको मार्केट इंटीग्रेशन के कुछ स्टेजेस और कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो अगर मार्केट इंटीग्रेशन की बात करें, सो एज यू गो डाउन मार्केट इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ता है। सो मार्केट इंटीग्रेशन इंक्रीजेस एज यू गो डाउन। सबसे पहला स्टेप होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स या पीटीएस। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स तब होते हैं जब दो कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि उनके एक दूसरे के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो टैरिफ्स हैं वो कम करेंगे। वो सो दे रिड्यूस इट बट दे डू नॉट एबॉलिश इट। वो एबॉलिश नहीं करते, वो उसे खत्म नहीं करते, वो रिड्यूस करते हैं। अगर उसमें जो आपके टैरिफ्स हैं, ज्यादातर टैरिफ्स को वो एबॉलिश कर दें, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफटीए, दैट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। द सेम टाइम यहाँ पर जो कोटा सिस्टम है ये सबको हटा दिया जाता है ताकि दोनों कंट्रीज को एक प्रेफरेंशियल मार्केट का एक्सेस मिले। इससे भी ज्यादा इंटीग्रेशन तब होता है जब हम कस्टम्स यूनियन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। सो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है, देन इट इज नॉन एज कस्टम यूनियन। उसके बाद वी आर हैविंग द कॉमन मार्केट जहां पर कॉमन पॉलिसीज होते हैं। सो अर्लियर आपका सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था, बट यहां पर पॉलिसीज भी सिमिलर होने लग रहे हैं। एंड देन यू हैव द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, एंड एट लास्ट यू हैव द कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन का एग्जांपल है द यूरोपियन यूनियन, जहां पर एक कॉमन करेंसी है, पॉलिसी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अगर उसमें और ज्यादा इंटीग्रेशन हो, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब बेसिक्स को समझने के बाद अब समझते हैं कि क्या है ये इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया।
सो ये बेसिकली अपने एसेंस में इट इज एन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट मीन्स यहाँ पर ज़्यादातर जो टैरिफ्स है वो हमने एबॉलिश कर दिया है। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये इंडिया ने साइन किया है विद अ मेजर डेवलप्ड कंट्री, जो कि रेयरली होता है, दैट इज विद ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, प्लीज रिमेंबर इट इज अ म्यूचुअल बेनिफिट। यहाँ पर काफी सारे एरियाज हम कवर कर रहे हैं, गुड्स के एरियाज कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को कैरियर कर रहे हैं हम लोग, अपने सैनिटरी हैं, फाइटो सैनिटरी जो मेजर्स है वो भी कवर कर रहे हैं, टेलीकॉम प्रोसीजर्स हैं, फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स हैं। सो इट इज मल्टी डायमेंशनल इन इट्स नेचर इटसेल्फ। और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करें ताकि हम एनकरेज करें और इंप्रूव करें ट्रेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और यहां पर काफी सारे एस्पेक्ट्स को डील किया गया। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है, इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइडेड बाय द ऑस्ट्रेलिया ऑन 100% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन। सो एक तरीके से हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स को जो टैरिफ्स हैं वो कम कर दिया जाएगा, वहां पर हम प्रेफरेंशियल एक्सेस हमें मिलेगा। द सेम टाइम ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट उन्हें अराउंड 70% ऑफ इस टैरिफ लाइन में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। सेम टाइम इंडिया के जो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल जर्म्स हैं, ज्वेलरीज हैं, टेक्सटाइल्स हैं, लेदर्स हैं, इन सबको भी प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल रहा है। दैट मींस इंडिया में जब उन्हें इन जैसे चीजों को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा तो जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उन पे इनकम काफी ज्यादा होगा, इनकम काफी ज्यादा होगा, तो जो लेबर्स के जो आपका वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इंप्रूव होगा क्योंकि उनका पेइंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट। इसके साथ साथ जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं एक्चुअली स्टेम टेक्नोलॉजी, दैट इज स्टेम, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इनके फील्ड के जो ग्रेजुएट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, वर्क वीजा ले सकते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले सकते हैं। सेम टाइम काफी सारे जॉब क्रिएशन का भी एस्पेक्ट है। इनफैक्ट सम स्टडीज के अनुसार 10 लाख जॉब्स हम क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ECTA's estimates. So there's a lot of aspect when it comes to ECT, and it is a very preferential measure. It is a very beneficial measure, not only for India, but also for Australia. With that, now let's move to our next aspect. That is on the quiz of the day. So the first question is regarding the aspects of natural farming and organic farming. And the second question is regarding the aspects of International Renewable Energy Agency. Again, both these questions are based on current affairs. So in questions को attempt करें और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। As well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF for you to get a link in the video's description also. So stay tuned for more content. Thank you.